गाइस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10 का सेकंड पार्ट। यानी हम लोग फर्स्ट पार्ट में यानी हमारे पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि आखिर जो टेंस होता है वो आखिर में होता क्या है, और ये देखे थे प्रेजेंट टेंस के बेटों की बात की थी। कितने बेटे थे उनके? 4 बेटे थे। और वही 8 बेटे के आज हम लोग 8 बच्चों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग 8 बच्चे इतना कठिन, लेकिन आज मैं बता दूं ना कि अभी तक मैं आपको पढ़ाई थी, लेकिन आप ये वाली बस थोड़ी सी आपको वीडियो देखने के बाद ना आप मुझे पढ़ाओगे कैसे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको टेंस का अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो टेंस के चैप्टर आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। कौन कौन सी चीज रटने की जरूरत है? पहला होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा होता है यहाँ पे एस लगेगा, आईएनजी लगेगा या कुछ और लगेगा, इस प्रकार से। ठीक है, सबसे पहले मैं अभी आपको एक छोटा सा आपको मैं मैप दिखा देती हूँ, जिस मैप की मदद से आप बहुत ही आसानी से वो आपको टेंस रटना नहीं पड़ेगा। सबसे पहला जो इंडेफिनिट होता है उसमें क्या होता है? इंडेफिनिट में हमेशा और कंटीन्यूअस में और परफेक्ट में। ठीक है, इंडेफिनिट में हमेशा क्या होती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। कंटीन्यूअस में क्या होता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, यानी इसमें क्या होती है? दिल की धड़कन चलती रहती है इसमें। और यहाँ पे क्या होता है? इसके साथ एस होता है। ठीक है, और परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट में सीधे होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इससे पहले कि हम लोग ये पास्ट वाला चैप्टर पढ़े, मैं उससे पहले बता दूं कि हम लोग प्रेजेंट वाला चैप्टर टोटल क्लियर कर चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे पास्ट के बारे में। लेकिन उससे भी पहले क्या है, आपको पास्ट के बारे में सब चीजें पता है? पहले हम लोग बच्चों के पिता का नाम को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे इनके पहले बेटे का नाम, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट जो है इसका मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब होता है कि भूतकाल। अच्छा देखो, भूतकाल क्या होता है आपको पता है? भूतकाल क्या होता है पता है? देखो, भूत मतलब होता है जो चीज प्रेजेंट में हो रही होती है, वो जब वो चीज बीत चुकी होती है, जो चीज हमारे लाइफ में जो चीज बीत चुकी होती है उसे हम लोग नाम लेते हैं क्या? पास्ट टेंस। क्या नाम लेते हैं? पास्ट टेंस, यानी भूतकाल। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी? अब यहाँ तक क्लियर हो गई तो एक और बात क्लियर हुई होगी कि जो भाई जो प्रेजेंट होता है, अभी क्या ये चीज अभी पहले क्या थी? ये चीज जो अभी जो चल रहा है इस पहले क्या थी? ये चीज फ्यूचर थी। इस समय ये चीज प्रेजेंट हो चुकी है और बाद में चीज फ्यूचर बाद में चीज पास हो जाएगी। ये वाली बात आपको क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, मैं अभी आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहला आपको भी मैं कुछ होमवर्क्स दूंगी अभी लास्ट में, पहले हम लोग अभी टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो पास्ट में अभी हम लोग ने क्या देगा? कोई भी इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के तीनों में जो आपको जो मेन वर्ब रहेगा वो फर्स्ट ही रहेगा ऐसे के साथ। तो आप ऐसे यहाँ पे नहीं भी यूज हो सकता है, ऐसे पास्ट और फ्यूचर में ऐसे नहीं यूज होता है। ठीक है, और बाकी आपको इसमें क्या रिवीजन करना है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स बताए थे, उसको याद कर लिए। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। टॉपिक क्या है हमारा आज का? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस? देखो, हम लोग पिछले वीडियो में क्या था? पिछले वीडियो में जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, वहां पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था वो क्या था? डिड एंड डस, डू एंड डस था। लेकिन इसमें क्या होता है? इसकी जो होती है यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है सिर्फ एक होती है, डिड होती है। अच्छा देखो, इससे पहले जो हम लोग ने प्रेजेंट देखा था, प्रेजेंट में क्या था? प्रेजेंट में एक झंझट होता था कि ये बताओ हम लोग डिड को डू को हम लोग सिंगुलर में यूज करेंगे या प्लूरल में। इस चीज को हमें रटना पड़ता था, यानी समझना पड़ता था। लेकिन इसमें आप कुछ भी नहीं समझते, आप डिड सिंगुलर जगह पे भी यूज कर सकते हो, प्लूरल, इसमें कोई झंझट नहीं है। दूसरी बात देखो, अभी हम लोग बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट में होता क्या है? अगर सबसे पहले इंग्लिश की पहचान पता चल गई, डिड होगा तब तो हम लोग समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन हिंदी में इसकी क्या पहचान होती है? हिंदी में हम बोल सकते हैं किसी भी जो हमारा वाक्य होता है उसके लास्ट वाले शब्द में अगर जो उसको प्रोनाउंसिएशन है वो आ निकल रहा है, ई निकल रहा है, ए निकल रहा है, इस प्रकार से निकल रहा है, तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे क्या? पास्ट इंडेफिनिट हम लोग बोलेंगे। वो सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब बात समझ रहे? तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग की बात करते हैं अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव फॉर्मूले की। तो पॉजिटिव फॉर्मूला क्या है पास्ट इंडेफिनिट का? वही है, कुछ भी गलत नहीं। अच्छा एक और बात है, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं।
सबसे पहले हम लोग को क्या लगाना रहता है, सबसे पहले लगाना रहता है सब्जेक्ट, दूसरी बार लगाना रहता है हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं, और दूसरी बार क्या, दूसरी बार हमें लगाना होता है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि अभी तक आपने बोला कि जो इंडिफिनिट होता है वहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, फिर आप खुद ही गलत लिख रहे हो। ये बताओ आपने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, एक गड़बड़ ये जाती है। जब मैंने ये बोला कि भाई अभी तक तो मैंने बोला था इंडिफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन अभी ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों लग रही है। तो यहाँ पे क्या है जो हमारा, हाँ यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म की, यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म की लगती है। एक्चुअली जो अभी जो हमारा पहले हम लोग पिछले जो हम लोग का पहला टॉपिक था उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये बताओ कि हम लोग जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा था उसमें आपने एक गलती की थी। क्या गलती की थी, मैंने उसमें गलती की थी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब तो लगा दिया था सीधे, लेकिन यहाँ पे भी आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं जुड़ा, उसमें भी आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं जुड़ा। ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली क्या है ना, ये रूल ही है, अगर आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज कर दोगे तो यहाँ पे जो मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म लग रही है ना वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी। क्यों बदलेगी वो बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग इसके एग्जांपल देख रहे थे, जब हम लोग निगेटिव देखेंगे तब हमें पता चलेगा एक्चुअली मेन वर्ब जो सेकंड फॉर्म में लगती क्यों है इस समय। ठीक है, और हाँ एक और बात ऐसे ये ध्यान रख लेना कि जो हाँ मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म यूज होती है, अभी हम लोग ने पढ़ा कि भाई जो पूरा जो टेंस होता है उसमें जो इंडेफिनिट जितने भी होते हैं सब में क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिर्फ एक ऐसा टेंस है, पास्ट एक ऐसा बेटा है, सबसे छोटा ऐसा बेटा है जो जिसमें क्या लगती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लग के मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगी इसके बाद हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी क्यों, इसको हम लोग पहले समझते हैं। इसका एग्जांपल आपके लिए, इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, मुझे मेरे पापा ने बुलाया, मुझे मेरी मम्मी ने बुलाया। मैंने यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया, मुझे मेरे पापा ने बुलाया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसकी हिंदी में पहचान कर लेते हैं, हिंदी में पहचान करेंगे। मैंने बोला था जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो लास्ट में आ होना चाहिए, क्या आ होना चाहिए, लेकिन आप बोलोगे बुलाया बस। अब ये बताओ लास्ट में तो या नहीं, बुलाया जो होता है ये या लिखा है, इसको और आपकी बड़ा की मांग लगी है, यानी आ आया है या नहीं आया है, तो यही चीज यहाँ पर हो गई। तो यहाँ पे लास्ट में आ आया, इस वजह से क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इंग्लिश में आप इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले क्या हो जाएगा, माय फादर, मेरे पापा ने मुझे बुलाया, पहले हो जाएगा माय फादर, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, यानी मेरे पापा ने मुझे बुलाया। अब यहाँ पे क्या होता है, बुलाने को इंग्लिश में कहती है कॉल, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड। ठीक है, माय फादर कॉल्ड, अब ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या कर लिया, इसका भी एग्जाम्पल लिख लिया। अब निगेटिव में बात करें तो निगेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद देखो निगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगी, और जुड़ने के भी बाद इसमें कुछ डिफरेंस आ जाएगा। कौन सा डिफरेंस आएगा उसको देख लेते हैं। इसके बाद जुड़ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हो जाएगी मेन, सॉरी इसका निगेटिव है इसलिए लिख जाएगा नॉट, इसके बाद हो जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आप बोलोगे सबसे पहले तो आपने ये बोला था कि इंडेफिनिट में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसके बाद आपने मुझे बताया कि ग्रामर में, पूरे ग्रामर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जहां पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। अब इसके बाद आप फिर भी आप मुझे गलत पढ़ा रहे हो, क्या गलत पढ़ा रहे हो, आप तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो, क्यों, मैं गलत नहीं पढ़ाई, क्यों नहीं गलत पढ़ाई, कैसे मैं आपको वो करूंगी। तो सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है डिड। अब बताओ डिड तो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, किसका सेकंड फॉर्म है, डू डिड एंड डस। ये होता है ना, पहला फॉर्म क्या होता है डू, दूसरा फॉर्म होता है डिड, तीसरा फॉर्म होता है डस। तो अब देखो ऑलरेडी मेरे पास सेकंड फॉर्म है, तो देखो बार बार उस चीज को रिपीट करने से कुछ होगा तो है नहीं। अगर आपको वो चीज आती है तो हम लोग
उसे बार बार रिपीट किया तो बार बार रिपीट होने से कुछ होगा नहीं, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ उसे एक बार रिपीट किया है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब आपको समझ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगी। चलो अब देख लेते हैं इसका प्यारा सा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में मैं आपको ले लेती हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे मत मारो मम्मी। मैंने झूठ नहीं बोला, तो सबसे पहले क्या लग जाएगा, जो निगेटिव है, निगेटिव में सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हमेशा लगेगा आई, इसके बाद है डिड लगेगा, इसके बाद लगेगा नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म रहेगी, तो आई डिड नॉट टेल अ लाई, टेल ही होगा, तो यहाँ पे क्या है, आई डिड नॉट टेल अ लाई, इस प्रकार से हो गया। इसके बाद आता है हमारा क्या होता है, देखो अभी मैं आपको रटवा नहीं रही हूँ, इतना बात ध्यान रखना, मुझे रटना वाला मत बोलना, मैं रटती नहीं हूँ एक्चुअली, मैंने भी मेरे पास मेरे बगल जो कॉपी रखी है उसमें मैं ये नहीं देख रही इसका फॉर्मूला क्या है, मैं क्या देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ, ये बताओ कि एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल क्यों बता रही हूँ, मैं आपको ग्रामर में सबसे अच्छे एग्जाम्पल करके बताती हूँ। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट की, तो अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या आता है, इंट्रोगेटिव फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, क्या करो हेल्पिंग वर्ब को इसके पहले लगा दो, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हो गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसके बाद हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल एक प्यारा सा एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है, मैंने तुमने मुझे बुलाया, या फिर मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, क्या तुमने लिखा, मैंने बोला क्या तुमने लिखा, क्या तुमने बोला, यहाँ पे एग्जांपल क्या तुमने लिखा, तो इसको इंग्लिश में क्या करेंगे, क्या, डिड, तुमने, यू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेन वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस साइड से बोलते हैं डिड यू राइट, रिटन तो होगा नहीं, हमें फर्स्ट फॉर्म ही लगानी, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे। इसके बाद हमारा है डबल इंट्रोगेटिव, तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको बस डब्ल्यूएच फॉर्मूला यूज कर देनी है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको यूज करनी है सब्जेक्ट, इसके बाद आपको लिखनी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से दिख रहा है भाई। राइटिंग के लिए मैं आपको पिछले वीडियो में भी बोल चुकी, राइटिंग के लिए मुझे कुछ मत कहना, आपको पहली बात तो आपको राइटिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप रट ही नहीं रहे हो, मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, आपको समझ में आ रहा है राइटिंग की जरूरत है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। तो इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल है, एग्जांपल आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि भाई एग्जांपल दुनिया में बहुत है, अगर आपको इसमें से दुनिया में से एक एग्जांपल आपको छाट के लिखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब आपको इतना बात समझ में आ गई पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव का एग्जांपल आपका है होमवर्क, ठीक है, पहला होमवर्क मैंने आपको दिया। इसमें क्या लगता है, जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही लगता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जहां हम लोग यूज करते हैं मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन नेगेटिव के अलावा सिर्फ अफर्मेटिव में ही मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। इसके बाद इसलिए नहीं यूज होती क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्या इंग्लिश ग्रामर में कोई चीज अगर हम लोग लगातार रिपीट करें तो लगातार रिपीट करने से कुछ भी होता वगैरह नहीं है, इसलिए हम लोग उस चीज को डबल बार ना रिपीट करके हम लोग यूज करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मेरे चलान से तो आपको आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट यानी पास्ट कंटीन्यूअस पर। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या है, बस उस चीज को मैं वो चीज हमेशा क्या चलती है, कंटीन्यूअस चलती है। तो आप जल्दी से स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी में नोट करिए और आप एक बार रिवीजन करिए, फिर हम लोग आते हैं हमारे टॉपिक पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। So I hope कि वापस से अपने कॉपी में नोट कर रहे होंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस पहले मैं बता चुकी हूँ भाई, बस आपको एक चीज लर्न करना है प्रेजेंट का। अगर आपने प्रेजेंट में अगर आपने कोई भी चीज सीख ली तो आपको पास्ट फ्यूचर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आपको क्या जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब उसमें क्या की चीज जुड़नी रहती है। कंटीन्यूअस में क्या है, कंटीन्यूअस में वही चीज रहेगी। कौन सी चीज, सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी was and were। क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी was and were। अब यहाँ पे वही सिंपल है, क्या was सिंगुलर के साथ यूज होगा और were प्लूरल के साथ, वही है। अब इसके बाद देखो और क्या है, कंटीन्यूअस में क्या होता है, हमारी दिल की धड़कन चलती रहती है, यानी दिल की धड़कन यानी लगातार चलती रहनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज जो हमारा होना चाहिए अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, दूसरी बार आता है हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी रहती है ना, हाँ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस आईएनजी लगेगा और उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है।
इसके बाद नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, नॉट जुड़ जाएगा और उसके बाद आ जाएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारी आ जाएगी आईएनजी, इसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बाद क्या होता है, जो इंट्रोगेटिव में होते हैं, इंट्रोगेटिव में यही दोनों बस चेंज हो जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब आपको पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है और यहाँ से नॉट कट जाते हैं। कब नॉट कटता है, जब अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव रहता है, पर जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव रहता है तो वहाँ पे नॉट जुड़ जाता है। इसके बाद बात आती है, इसके बाद हमारी आती है WH फैमिली वाली, यानी डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आती है WH फैमिली, पहले क्या आती है, WH फैमिली रहती है। इसके बाद जुड़ जाती है, पहले हमारे क्या, उसके बाद जुड़ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जुड़ जाएगी सब्जेक्ट। कुछ भी डिफरेंट नहीं है। कौन सी चीज डिफरेंट है, ओनली हेल्पिंग वर्ब, कोई भी चीज डिफरेंट नहीं है। बस क्या है, क्या डिफरेंस क्या है इसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस, बस किसका डिफरेंस है, समय का डिफरेंस है कि प्रेजेंट में क्या था वो चीज चल रही होती है, पास्ट में वो चीज बीत चुकी होती है, बस इन्हीं दोनों में डिफरेंस आता है। हेल्पिंग वर्ब में इसकी वजह से कौन कौन सी चीजों में डिफरेंस आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस आता है बस, और किसी भी चीज में डिफरेंस नहीं आता है। ये वाली भी बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी कुछ नहीं होता, वही चीज सेम ही वो चीज लागू होगी और कुछ भी नहीं होगा, बट उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। तो चलो हम लोग उसको भी देख लेते हैं, क्या है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब भी साथ साथ में बदलेगी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और यहाँ पे जो लगेगी क्या है, जो हमारी लगेगी हेल्पिंग वर्ब, वो हो जाएगा हैड। इससे भी कोई झंझट है, यानी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंगुलर के साथ हम लोग हेड यूज करेंगे और प्लूरल के भी साथ हम लोग हेड ही यूज करेंगे, कोई झंझट नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब वही चीज लागू होगी, अफर्मेटिव में क्या होगा, सबसे पहले अफर्मेटिव में सबसे पहला हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसके बाद लग जाएगा आपकी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी हाँ इसी वाले हम लोग देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके बाद हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आ जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा आप एक और बात बोलोगे कि ये बताओ मैम अब आप इस एग्जांपल क्यों नहीं बता रहे हो, एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी, अब बस आपको स्ट्रक्चर पता चल रहा है ना, स्ट्रक्चर पता चलने पर दुनिया में एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, चलो आप कहने पर मैं एग्जाम्पल आपको देते चलूंगी। अफर्मेटिव में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, इसका छोटा सा एग्जाम्पल है कि मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं कह चुकी थी, क्या मैं कर चुकी थी। अब यहाँ पे मैंने थी क्यों लगाया, क्योंकि ये ऑलरेडी ये पास्ट में हो चुकी है। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब की। अच्छा हिंदी में पहचान कर दी, आपको बताना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताहती है इस प्रकार से होता है वैसे तो, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस अगर हम लोग विदाउट इन सब चीजों के देखें तो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी वो होता है जो पास्ट में जो चीज परफेक्ट हो चुकी होती है, यानी मैं वो चीज कह चुकी थी, मैं वो चीज कर चुकी थी, मैं क्या तुम वो चीज करे थे, क्या तुम उस समय खाना खाए थे, इस प्रकार से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये भी आपका एग्जांपल हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, मैं यह कह चुकी थी, क्या मैं कह चुकी थी, मैं कह चुका था। इसका आपको इंग्लिश में क्या मिल जाएगा, आई हैड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी मैं कह चुका था, यानी टेल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आई हैड, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, आई हैड सेड, क्या हो जाएगा, आई हैड सेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, इसके बाद आपको क्या हो जाएगा, इसके बाद आपको बीच में क्या जुड़ जाएगा, बीच में जुड़ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट जुड़ जाएगा और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसके बाद क्या है, बस इसका एग्जांपल आपको क्या हो गया, मैं वहां नहीं गई थी, मैं वहां नहीं गई थी, वे वहां नहीं गए थे, तो इसकी आपको इंग्लिश क्या मिल जाएगी, आई, मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, इसके बाद हो जाएगा हैड नॉट गॉन देयर, यानी मैं वहां पे नहीं गई थी, आई हैड नॉट गॉन देयर। इसके बाद आपको क्या हो जाएगा, अब इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग
वर्ब पहले लग जाएगी, सब्जेक्ट बाद में लग जाएगा, नॉट हट जाएगा, बन गया। अब अगर आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव चाहिए तो लोग प्लस नॉट जोड़ देंगे। इसके बाद आपको डबल इंट्रोगेटिव चाहिए तो इसके आगे क्या जोड़ दो, WH फैमिली जोड़ दो। इस प्रकार से एग्जांपल है इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव का एक अच्छा सा एग्जांपल है कि क्या तुम वहां गए थे, क्या तुम वहां गए थे। यानी सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सबसे पहले लगाना है हैड, हेल्पिंग वर्ब है क्या तुम वहां गए थे, यानी हैड यू गोन। अब यहाँ पे नॉट तो लगेगा नहीं यहाँ पे वैसे, तो यहाँ पे गो का क्या हो जाएगा, मेरे वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, वो हो जाएगी गोन। हैव यू गोन देयर, ठीक है, क्या तुम वहां गए, ठीक है। इस बार WH फैमिली में क्या हो जाएगा, तुम वहां क्यों गए थे, क्या हो गया भाई, सिंपल सा हो गया, why had you gone there, हो गया why do you not go there, इस प्रकार से हो जाएगा, why had you not। इस प्रकार से आपको ये भी हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी कुछ भी नहीं रहेगा, सेम वही चीज रहेगी जो आपकी थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में थी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कौन सी चीज थी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। इसका मतलब क्या है, पास्ट में जो चीज कंटिन्यूटी चल रही थी और वो चीज परफेक्ट थी। इस समय जो आपकी यहाँ पे जो आप इस समय आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इस समय आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड बीन या हैव बीन। अब हैड बीन हैव बीन ये पहले से मैंने आपको बता के रखा है, अलग हो सकता है, क्यों, क्योंकि बस आपका पास्ट प्रेजेंट ही बदला है। आपको रिवीजन करवाने के लिए सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, इसके बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे मिटा के क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा और हैव बीन। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगी, यहाँ पे हो जाएगी, इसके बाद हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे लगेगी आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको जोड़ना है आईएनजी, और आईएनजी के बाद आपको जोड़ना है ऑब्जेक्ट, इसके बाद आपको जोड़ना है सिंस एंड फॉर, जो आपका मन हो उस सेंटेंस के हिसाब से आपकी मर्जी, ठीक है। सिंस या फिर फॉर आप जोड़िए, इस वाला टाइम जोड़ दीजिए। एग्जांपल आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं ना आपको एग्जांपल बताऊंगी और यहाँ पे मैं आपको इसके आगे का स्ट्रक्चर बताऊंगी, क्योंकि स्ट्रक्चर मुझे रटवाना है नहीं, आपको पता है स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। बात क्या है, निगेटिव आपको बनाना है, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ दो। इंट्रोगेटिव बनाना है, इन दोनों को चेंज कर दो। डबल इंट्रोगेटिव बनाना है, इसको चेंज करके आगे WH फैमिली लगा दो। स्ट्रक्चर बन गया, सिंपल से, देखो कितना आसानी से स्ट्रक्चर बन गया। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पास्ट में क्या होता है, जो चीज बीत चुकी होती है वो होती है पास्ट थिंग। अब मुझे आई होप कि आपको इतने अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अब मुझे फ्यूचर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में अब आपकी फ्यूचर में एक और चीज पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। फ्यूचर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दो ही रहती है, उन दो हेल्पिंग वर्ब में हम लोग पढ़ लेते हैं दोनों के दोनों हेल्पिंग को, ठीक है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट वगैरह वगैरह सब के सब आपका सेम ही रहता है, साथ ही स्ट्रक्चर भी आपका वही रहेगा। स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी, अब मैं आपको बता देती हूँ। फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब इसमें दो ही होगी, क्या, विल और शैल। अब सिर्फ इन्हीं दोनों शब्द में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बताओ, हम लोग पढ़ते हैं कि जो विल होता है वो सिंगुलर प्लेस पर यूज होता है और जो शॉल होता है वो प्लूरल प्लेस पर यूज होता है। अब ये कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो हम लोग क्या नॉर्मली पढ़ते हैं, जो विल होता है वो हर जगह पर यूज हो सकता है, लेकिन कौन कौन सी जगह पर नहीं यूज हो सकता, वो सिर्फ दो जगहों पर नहीं यूज हो सकता। शॉल जो होता है वो आई और वी में लगता है, और बाकी जितने भी होते हैं वहां पे विल यूज होता है। कब, नॉर्मल सेंटेंस में। बट अगर वो सेंटेंस आप किसी को चेतावनी दे रहे हो, आप दृढ़ संकल्प ले रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप बोल सकते हैं किसी प्रकार के, अगर आप चेतावनी ले रहे हो, चेतावनी दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पे चीज एक्सचेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, वहां पे दोनों चीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर वहां पे आप बोल रहे हो कि मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं के साथ यहाँ पे आपका शॉल नहीं लगेगा, क्योंकि आप खुद के आप दृढ़ संकल्प ले रहे हो, खुद को चेतावनी दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों एक्सचेंज हो
हो जाएंगे, क्या कैसे एक्सचेंज हो जाएंगे, विल के साथ आई भी लग जाएगा और शैल के साथ उसके अलावा जितने बचेंगे वो लग जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया। फ्यूचर टेंस में वही स्ट्रक्चर रहेगा, वही सारी चीजें रहेंगी। आई होप कि आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो आपको जरूर आप फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर भी आप बना पाएंगे। आप मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आज से हमारा आपका चैप्टर टेंस का नाम था, अभी तो टूटा है नहीं, लेकिन जो टेंस का हम लोग जो बेस तैयार करे थे वो हमारा टेंस का बेस तैयार हो चुका है। टेंस का आपका बेस तैयार हो गया। अब आएंगे अपने नेक्स्ट यूनिट पर, जो मैं आपको बता रही थी पैराग्राफ राइटिंग। इससे रिलेटेड जो चैप्टर हैं उन चैप्टर को हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अगली वीडियो अपलोड होने वाली आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। धन्यवाद एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।